हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और हमारा टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। और गुप्त काल में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्तकालीन चित्रकला या पेंटिंग्स की बात करेंगे साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, गुप्त काल में चित्रकला का भी अत्यधिक विकास हुआ। जैसा कि आप लोग देखते हैं, जब इतिहास की शुरुआत होती है, जब मानव गुफाओं में रहा करता था, तब भी वो पेंटिंग्स के ही माध्यम से चीजों को व्यक्त करता था। फिर धीरे धीरे उसकी चित्रकला में विकास होता चला गया और अब हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्त काल में साथियों। तो देखिए, गुप्त काल में अगर आप देखेंगे तो चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण आपको महाराष्ट्र और आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, वहां पे आप देखेंगे तो अजंता केव है, वहां पे देखने को मिलती है चित्रकला। और जबकि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे तो बाघ की गुफा है, वो काफी ज्यादा फेमस है गुप्तकालीन चित्रकला के लिए। तो इन चित्रों को लेके एक स्टेटमेंट कहा जाता है कि ये चित्र अत्यंत सजीव और सहज लगते हैं। इतने वर्षों के बाद भी आज भी इन चित्रों में चमक आपको देखने को मिल जाती है। तो देखिए, अजंता में 29 गुफाओं में चित्र बने थे, परंतु समय के साथ अब देखेंगे तो केवल 6 गुफाएं बची हैं जिसमें चित्र बचे हुए हैं। तो गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 16 और 17 आप देखेंगे तो इन गुफा में आप देखेंगे तो अभी चित्र देखने को मिल जाते हैं। अगर बात की जाए इन गुफा में बने चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, तो देखिए, इनका अलंकरण, चित्रण एवं वर्णन जो आपको देखने को मिलता है तो काफी शानदार मिलता है। तो चित्रों का क्या है, अलंकरण कैसे सजाया गया है, फिर इनका चित्रण किस तरीके से किया गया है और इस चित्र को वर्णित कैसे किया गया है, पूरा का पूरा आप देखें चित्रों के ही माध्यम से किया गया है साथियों। तो ये अजंता चित्र की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। गुफा संख्या अगर बात किया जाए 16, जिसमें दिखाया गया है मरणासन्न राजकुमारी का चित्र सर्वाधिक सुंदर है। और जबकि गुफा संख्या 17 आप देखेंगे तो बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्माण की घटनाओं से संबंधित है। तो याद रखना है, गुफा संख्या 16 जो कि मरणासन्न राजकुमारी के चित्र को चित्रित कर रहा है, और बाकी आप देखेंगे तो गुफा संख्या जो 17 है वो महात्मा बुद्ध के जीवन को, पूरा जीवन साइकिल है उसको दिखा रहा है। तो कभी कभी आ गया कि अजंता की गुफा संख्या 17 किससे संबंधित है, तो वो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जबकि गुफा संख्या जो 16 है वो मरणासन्न राजकुमारी का पूरा चित्रण किया गया उसमें। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बाघ की जो गुफाएं हैं, तो बाघ याद रखना है मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां पे आपको बाघ की गुफाएं देखने को मिलती हैं साथियों। और बाघ की चौथी, पांचवी गुफाओं को संयुक्त रूप से रंग महल कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, चौथी और पांचवी गुफाओं को मिलाओगे तो उनका जो संयुक्त वर्जन निकलता है वो रंग महल कहा जाता है। इस पूरे के पूरे मतलब चौथी पांचवी गुफा को मिला के संयुक्त रूप का। वहीं आप देखेंगे तो बाघ की गुफाओं में आप देखेंगे तो चिकनी दीवार पर चूने की सफेदी की हुई आपको देखने को मिल जाती है और सूखने पर चित्र बनाए जाते थे। मतलब पहले दीवार को क्या किया जाता था, चूने की सफेदी से पूरा का पूरा पेंट किया जाता था। फिर उसके बाद जब वो सफेदी सूख जाया करती थी तब उस पे चित्र बनाया जाता था। और रंगों की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है लाल, नीला, पीला, खाकी तथा काले रंग का प्रयोग आपको देखने को मिल जाता है बाघ की गुफाओं में। इन चित्रों के अध्ययन से तत्कालीन समाज के जनजीवन के स्वरूप को समझा जा सकता है। तो देखिए, जब भी वो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं किसी भी टाइम पीरियड में, तो उस टाइम पीरियड का जो स्थिति चल रही होती है, जो जो इन्वेंशन वगैरह, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। चाहे आप पाषाण काल में देखेंगे, जब आदि मानव ने पेंटिंग बनाई थी तो उसने भी सेम चीज चित्रित किया था। आदि मानव ने क्या दिखाया था, जब गुफा चित्र आप देखते हैं तो उसमें भी वही पेंटिंग्स उन्होंने दिखाया, जानवरों का शिकार करते हुए दिखाया। उसमें इसके माध्यम से हमने समझा कि आदि मानव क्या शिकार करता था, किन औजार का प्रयोग करता था, जो उसके औजार थे कैसे हुआ करते थे। ये सारी चीजें हमने पेंटिंग्स के माध्यम से ही जानी थी साथियों। तो वही सेम चीज इसमें वही कह रहा है कि इसमें हम क्या जानते हैं, तो समाज का जो सामान्य जन जीवन है उसका स्वरूप कैसा है, तो ये हम पेंटिंग्स के माध्यम से समझते हैं साथियों। वहीं बात किया जाए गुप्तकालीन कुछ मिसलीनियस फैक्ट के बारे में बात किया जाए, जिसे विविध तथ्य बोलते हैं साथियों। तो देखिए, समुद्रगुप्त ने गरुड़
धनुर्धर एवं व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए थे। कभी क्वेश्चन पूछ लिया समुद्रगुप्त ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे। समुद्रगुप्त ने गरुड़, धनुर्धर एवं व्याघ्र प्रकार के सिक्के जारी किए। जबकि आप देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शकों पर विजय के कारण उसे शकारी कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों? शकारी। ठीक है, कभी पूछा जाए शकारी किसे कहा गया, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को कहा गया। कारण क्या रहा है, तो उसने शकों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुमार गुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ था। तो अगर कभी पूछा जाए कि किस गुप्त शासक के काल में मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ, तो वो कुमार गुप्त का शासन टाइम था। ठीक है, इतना याद रखना है। और कुमार गुप्त ने ही महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के शासन काल में ही की गई थी। इतना आपको याद रखना है कुमार गुप्त के बारे में फैक्ट साथियों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्कंद गुप्त की, तो याद रखना है स्कंद गुप्त की जो उपाधि थी वो शकादित्य थी। ठीक है, क्योंकि इसने भी शकों को पराजित किया था। तथा 466 ईस्वी में स्कंद गुप्त ने एक काम और किया था, उसने चीन के सांग सम्राट जो थे, चीन का जो सम्राट हुआ करता था स्कंद गुप्त के टाइम में, तो उसका नाम था सांग। ठीक है, याद रखना। तो सांग सम्राट के दरबार में इसने अपना दूत भेजा था। ठीक है, जैसे आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जाता है, तो ऐसे ही आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है, भारत से दूत जा रहा था चाइना, और चाइना का राजा उस समय था सांग सम्राट। ठीक है, तो उसके दरबार में स्कंद गुप्त ने अपना दूत भेजा था। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों तो गुप्त वंश का जो अंतिम शासक था, इसको तो हमने बता ही दिया था अपने पिछले वीडियो में। हमने क्या बताया था, वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, इतना याद रखना है। अग्रहर सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान था। तो अगर कभी पूछा जाए अग्रहर क्या था, तो अग्रहर एक भूदान था जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को दिया जाता था। और नेक्स्ट अगर एक फैक्ट और आपको याद रखना पड़े तो आप याद रखेंगे समाज में दास प्रथा का प्रचलन था तथा युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने की प्रथा भी प्रचलित थी। तो यही आप देखते हैं तो गुप्तकालीन समाज में आपको कुछ कमियां देखने को मिलती है, जैसे दास प्रथा का प्रचलन, और दूसरा आप देखें तो सती प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, जो कि आपको एरण अभिलेख 510 ईस्वी का देखने को मिलता है। और उसमें जो गुप्त काल का जो शासक हुआ करता था वो भानुगुप्त था। तो भानुगुप्त के मित्र जो थे गोपराज, उनकी पत्नी के सती होने का प्रथम साक्ष्य का उल्लेख आपको एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि 510 ईस्वी का है, और ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।